दर्शकों को बेसब्री से इंतजार होता है दर्शकों के सवालों के जवाब देना। हर्षवर्धन रुंगटा सिक्योरिटी से और अमित कुकरेजा, फाउंडर अमित कुकरेजा एडवाइजरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। और अब तक हम दर्शकों की छुट्टियों की प्लानिंग करा रहे थे, लेकिन अब आप दोनों जो हैं बताएंगे दर्शकों को कि छुट्टियों की प्लानिंग के लिए जिन पैसों की ज़रूरत होती है उन पैसों को किस तरह से प्लान किया जाए। बढ़िया। तो हमारे साथ शिंदे साहब, क्या हमारे दर्शक फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं? शिंदे जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी मैम। सर नमस्कार। जल्दी से आपका सवाल मैं कंफर्म कर लेती हूँ। रिटायरमेंट के बाद आपने कुछ पैसे लगा रखे हैं, आपको 3 साल में कितना रिटर्न मिलेगा? म्यूचुअल फंड रेगुलर में डाले थे, इक्विटी रेगुलर फंड में। जी जी। तो डाला है तो उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है मैम। उल्टा मतलब 30-40 हज़ार रुपए माइनस आया है उसमें। चलिए सर, बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सर, ये जो फंड है इसमें से आपकी रेगुलर इनकम भी है क्या? क्योंकि आप रिटायर हो चुके हैं शायद। हाँ जी मैम, उसमें से मैं 6,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। और मेरे म्यूचुअल फंड मैनेजर ने बताया था मतलब 3 साल बाद 13 लाख रुपए मिलेंगे, प्लस आपके 6-6 हज़ार रुपए पर मंथ मिलते रहेंगे। तो क्या ये मेरे को मतलब डाउट आ रहा है उसमें, क्योंकि मेरी जो मेन वैल्यू वही बढ़ी। बिल्कुल, चलिए समझ गए हैं आपकी परेशानी। और ऐसे में हर्ष, थोड़ा सा जो इनको रिकमेंडेशन दी है उस पर मुझे बात करना है आपसे। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड केवल 3 साल के लिए किस तरह का विकल्प है ये, और क्या ये सजेस्ट करना सही है? सुवेल, कविता, अगर हम इनका सवाल समझे ना तो उन्होंने ये कहा है कि इन्हें ये बताया गया था कि 3 साल बाद इसका फंड वैल्यू 10 लाख की जगह 13 लाख रुपए हो जाएगा, और ये जो 6-6 हज़ार रुपए SWP के रूप में निकाल रहे हैं वो उसके ऊपर अलग है। सो पहले तो शिंदे जी, ये बात है कि म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें कोई भी तरह की गारंटी नहीं है कि आपको 10 लाख 13 लाख बन ही जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं होता। अब मैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। ये एक इक्विटी हाइब्रिड फंड है। इसका मतलब ये है कि ये जो पैसे हैं ये आपके 75% जो एलोकेशन है वो इक्विटी का है और 25% डेट में है। सो इसका जो पैसा शेयर मार्केट में अगर लग रहा है तो उधर कोई भी गारंटी नहीं हो सकती। अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करें कि आप 3 महीने से आप निवेश करके रखे हैं और आपको नुकसान दिख रहा है, तो ये बहुत नॉर्मल है। कारण ये है क्योंकि हम देखें तो ये इन 3 महीनों में जो इस साल जो हम ये कैलेंडर ईयर की बात करते हैं, मार्केट करीबन 7% आसपास गिरा है और आपका फंड में जो आपको नुकसान हो रहा है वो करीबन 6% आसपास का है। तो ये बहुत ही नॉर्मल है अगर आप एक इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में पैसे जमा कर रहे हैं कि मार्केट की वॉलेटिलिटी रहने वाली है। ये वॉलेटिलिटी आपको आगे जाते भी दिखेगी। ऐसा नहीं है कि अब हो गया तो आगे नहीं होगा। सो अगर आपको कोई कारण से ये कंफर्टेबल नहीं है, आपको लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, मैं मार्केट की ये जो उतार चढ़ाव है ये मैं बेयर नहीं कर सकता, और क्योंकि आप रिटायर्ड हैं, मेरा सजेशन ये होगा कि आप इस स्कीम में से निकल जाएं और आप कोई फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट ढूंढें। फिक्स्ड इनकम मतलब जैसे बैंक की एफडी हो गई, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गई, पोस्ट ऑफिस की जो डिपॉजिट्स है, टाइम डिपॉजिट्स है, मंथली इनकम स्कीम जो एमआईएस है। आप इन तरह की कोई स्कीम अगर ढूंढेंगे ना और उसमें पैसे लगाएंगे तो आपको ब्याज मिलेगा जो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा। तो स्कीम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसमें वॉलेटिलिटी रहने वाली है। आइडियली अगर आप ऐसी कोई स्कीम में जमा करते हैं ना तो आपको 5 साल का टाइम होराइजन लेके चलना होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे करते रहेगा और 5 साल के ऊपर आप अगर देखेंगे तो शायद थोड़ा आपको एक पॉजिटिव रिटर्न मिलने की उम्मीद बनती है, गारंटी नहीं होती। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट आई कैन सजेस्ट यू कि आप नहीं समझ रहे हैं तो निकल जाइए और कोई फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट वगैरह की तरफ अपना रुझान करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक बीसी उपाध्याय भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर नमस्कार, आपने ईएलएसएस स्कीम में पैसे लगाने हैं, इसी पर आपका सलाह है ना, आपका सवाल है? जी जी जी। चलिए बहुत बढ़िया। अमित, आपके पास है ये सवाल, बताएं क्या रिकमेंड करेंगे इन्हें? उपाध्याय को ये बोलना चाहूंगा, 3 चॉइसेस हैं इनके पास, इनमें से किसी भी एक में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा एसेट टैक्स सेवर, कोटक टैक्स सेवर, कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर, तीनों एक अच्छी टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स हैं, अपनी कैटेगरी में लीड करते हैं नंबर्स को 3 ईयर रिटर्न और 5 ईयर रिटर्न में, और इनमें से किसी भी एक में चूज कर लें। और मैं नॉर्मली ईएलएसएस का बड़ा प्रोपोनेंट नहीं हूं, बट बाकी चीजें हमें पता नहीं है, कोशिश करें कि ईएलएसएस
ईपीएफ या पीपीएफ में पूरी तरह से यूज करने की कोशिश करें और इक्विटी के लिए ओपन एंडेड स्कीम में रहें। बट अगर उनका क्लियर है कि ईएलएसएस में ही लगाना है तो इन तीन में से किसी भी एक में इन्वेस्ट कर लें। चलिए, तो ये आपको सलाह दी जा रही है। अगले दर्शक को हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ फोन लाइन पर आ जाएं, लेकिन जब तक वो जुड़ते हैं तब तक हर्ष इनका सवाल लेते हैं। आर देशमुख साहब का, और नासिक से सवाल भेजा है। 10,000 की एसआईपी शुरू करनी है 15 से 20 साल के लिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं हर्ष, 2,000 रुपये, आईसीआईसीआई टेक के फंड में 2,000 रुपये, और पूछ रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उनके अलावा क्या और फंड्स जोड़े जा सकते हैं। जी हाँ कविता, तो अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखें, एक इनके पास फ्लेक्सी कैप है और एक सेक्टर फंड है जो आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी। मैं मान के चल रहा हूँ कि इन्हें ये सेक्टर पता है कैसे फंक्शन करता है और इसमें ये एंट्री एग्जिट टाइम कर सकते हैं। तो ये अगर ऐसे सोच के इन्होंने किया है तो डेफिनेटली कंटिन्यू करें। इनके पोर्टफोलियो में अगर हम देखें तो एक फ्लेक्सी कैप हो गया, एक सेक्टर फंड, एक मिड कैप फंड वो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। टाइम होराइजन इनका अच्छा है, 15 से 20 साल। तो ये अपना 10,000 जो टोटल इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो इस तरह से डिवाइड करें। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में जहां पे अगर अभी ये 2,000 रुपए कर रहे हैं उसे ये बढ़ा के 5,000 कर ले। आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड में कंटिन्यू करें, जैसा है वैसा ही 2,000 रुपया है तो वही कंटिन्यू करें, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ऐड करें जो एक मिड कैप फंड है, बाकी के 3,000 वो उसमें निवेश कर दें। तो इनके पास फ्लेक्सी कैप जो एसेंशियली लार्ज कैप ओरिएंटेड है और वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलोसफी है, वो एक हो जाएगा टेक्नोलॉजी और एक मिड कैप फंड। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक के हमारे साथ फोन लाइन पर हैं विपुल मेहता। विपुल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? विपुल जी, हेलो। चलिए, तो यहाँ पर ये जुड़ नहीं पाए हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल, चलिए विपुल मेहता का ही मैं सवाल लूँगी। मेरे ख्याल से हर्ष के पास ही है इनका सवाल। 13 साल के लिए 30 लाख रुपए इन्हें निवेश करने हैं, 2 करोड़ इनकी एक्सपेक्टेशन है। बताएं कैसे पैसे लगाएं? या सो कविता, देखिए अगर हम ये 13 साल का टाइम होराइजन ले रहे हैं तो हमें बहुत, और ये एक पर्पस भी जो इनका अग्रेसिव टारगेट है कि इन्हें 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। तो देखिए, मैं पर्सनली इंडिया ग्रोथ स्टोरी में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, और अगर ऐसा है कि अगले 10 साल में ये इंडिया का डेकेड माना जाता है तो हमें इसका अगर हिस्सा बनना है तो आप कैसे बनेंगे? आपको जो इंडिया की टॉप क्वालिटी कंपनीज है अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनके शेयर्स लेते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, और उनकी अगर तरक्की होती है, क्योंकि इकोनॉमी में जो भी गतिविधि होगी वो एक इकोनॉमी की जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, जो भी डेवलपमेंट होगा वो कंपनीज के थ्रू, इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग है या कोई भी इंडस्ट्रीज के थ्रू ही होगा। तो अगर आप ऐसे, और अगर विपुल जी भी यही कन्विक्शन पर रखते हैं कि भाई इंडिया ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं, तो ये इक्विटी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब इनको ये इक्विटी पोर्टफोलियो बनाना जरूरी भी क्यों है? क्योंकि इन्हें 30 लाख रुपए अगर 2 करोड़ करना है 13 साल में, तो इन्हें करीबन 16% आसपास का रिटर्न, CAGR रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कर रहे हैं कि भाई अगर इतना मिलेगा तो जाके इनका कॉर्पस 2 करोड़ का होगा, और वो चीज आपको सिर्फ एक इक्विटी एज ए पोर्टफोलियो ही दे सकता है। अब इन्हें डिसाइड करना है कि लमसम करना है कि एसटीपी के जरिए करना है, ये अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कर सकते हैं। मैं इन्हें एक एलोकेशन बता दूं कि ये अपना 30 लाख किस तरह से डिवाइड कर लें। तो करीबन 50% ये लार्ज कैप इंडेक्स फंड की तरह में इन्वेस्ट करें, 30% मिड कैप इंडेक्स और एक्टिव फंड, इसका एक कॉम्बिनेशन बनाएं, क्योंकि मिड कैप में अभी भी स्कोप होता है कि एक्टिव फंड मैनेजमेंट में आपको ज्यादा रिटर्न मिल सके, और 20% जो है फ्लेक्सी कैप के जरिए इन्वेस्ट करें। तो इस तरह इनका जो एक्सपोजर है वो वैल्यू ओरिएंटेड इन्वेस्टिंग, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, ऐसे एक कॉम्बिनेशन में बनेगा जिसमें ज्यादा वेटेज लार्ज कैप की तरफ है। तो 10 साल में या 13 साल में जो ये चाह रहे हैं कि करीबन 16% आसपास रिटर्न मिले, ये एक इक्विटी ही एक इन्वेस्टमेंट है जो दे सकता है। गारंटी नहीं होता लेकिन एक पोटेंशियल है। सो आई थिंक दिस इज द वे। मैं कोई स्कीम का नाम स्पेसिफिकली बता नहीं रहा क्योंकि मुझे पता नहीं कि ये लमसम करना चाह रहे हैं कि एसटीपी के जरिए करना चाह रहे हैं, क्या ये इक्विटी में पूरा करना चाहते हैं कि नहीं। तो पहले वो मन बना ले, फिर वो अपना पोर्टफोलियो स्कीम वाइज डिसाइड कर ले। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे और शो का आखिरी पड़ाव जहां पर जानते हैं हमारे आज के मेहमानों के निवेश के गुरु मंत्र। अमित, बताएं क्या है आपका गुरु मंत्र? कविता, मैं थोड़ा सा आज
डिफर करूंगा और थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में जाऊंगा। ये जो फिनफ्लुएंसर्स की एडवाइस जा रही है लोगों को, बहुत से फिनफ्लुएंसर आ गए हैं जो आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करो, क्रिप्टो में बाय करो, गोल्ड लो, लोन लो, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो मैं व्यूअर्स को ये आगाह करना चाहता हूं कि कोई भी आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेने से पहले आप अपनी पर्सनल सिचुएशन को अच्छे से समझें, अपनी पर्सनल फाइनेंस सिचुएशन को। चाहे आप एडवाइस वेबसाइट से ले रहे हो, चाहे किसी इन्फ्लुएंसर से ले रहे हो, चाहे किसी टीवी शो से ले रहे हो, चाहे किसी न्यूज़पेपर को पढ़ के ले रहे हो, आपको अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स को अच्छे से समझ के, अपनी फाइनेंशियल पर्सनालिटी को अच्छे से समझ के तब एक्शन लेना चाहिए अपने गोल्स प्लानिंग के लिए। जितना ये आसान एक शो में लगता है हमारे और आपके थ्रू जो हम इनको कम्युनिकेट करते हैं, एक्चुअल में पर्सनल फाइनेंस इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होती हैं और इसमें फैमिली के बहुत ही महत्वपूर्ण गोल्स अटैच्ड होते हैं जो हम कभी जेपरडाइज या रिस्क नहीं करना चाहते। तो जो भी आप फाइनेंशियल डिसीजंस ले, एक्शंस लें, उसको सोच समझ के, होलिस्टिकली एनालाइज करके और किसी रिलायबल सोर्स से समझ के इंफॉर्मेशन गैदर करके फिर लें। डायरेक्टली किसी चीज को देख के पढ़ के अपने डिसीजंस ना लें, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल लाइफ में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनको इनकॉर्पोरेट करना और इंटीग्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर्ष, कविता, ये फरवरी की जो एमसी डेटा है जो बताता है कि एसआईपी जो फ्रेश एसआईपीज हैं वो बहुत कम हो गई हैं। बेसिकली एसआईपी, न्यू एसआईपी टू क्लोज एसआईपी का जो रेशियो है वो अनफेवरेबल है, ये बोलते हुए कि लोगों ने अपनी एसआईपी बंद की है क्योंकि वो 2 साल से उन्हें अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा था। तो मेरा एक ही सजेशन होगा कि एसआईपी का पर्पस यही है कि मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा, आपको लगातार डिसिप्लिन वे में आपको कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करना है। अगर आप मार्केट गिरते वक्त में निवेश नहीं करेंगे तो वो आपका एक्चुअल लॉस है, क्योंकि अभी तो आपका वक्त था कि ज्यादा यूनिट इकट्ठा करें। जब मार्केट अपना चाल बदलेगा और जब ऊपर चढ़ने लगेगा तो जो भी आपका अक्यूमुलेशन नीचे मार्केट के दौरान आपने किया था उस पे पूरे पे आपको फायदा होगा। अगर आप चढ़ते हुए मार्केट में एसआईपी करें तो उसका कोई मीनिंग लिटरली सेंस में नहीं है। सो एक ही सजेशन है, मार्केट उतार चढ़ाव तो ऊपर नीचे करते रहेगा, यही उसका नेचर है, यही उसका काम है। वो एक तरफ नहीं चलता। फिक्स डिपॉजिट नहीं है कि हर साल आपका जो वैल्यू है वो 7-8% से बढ़ते रहेगा। ये ऐसा ही प्रोडक्ट है जो ऊपर नीचे करेगा और इसी कारण से आप एसआईपी कर रहे हैं। तो अगर अभी भी आपको अगर एक्सपीरियंस खराब है जहां पे आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, एसआईपी बंद ना करें। आपको लंबी अवधि में इसी वक्त का जो अक्यूमुलेशन है वो काम आएगा, तो प्लीज अपनी एसआईपी बंद ना करें। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण निवेश के गुरु मंत्र जिन पर अमल करना सभी के लिए लाभदायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ आप दोनों का शो पर शिरकत करने के लिए, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज करवाने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ और साथ ही में वीकेंड पर हमारी खास पेशकश जिसके बारे में आपके लिए जानना ज़रूरी है। नमस्कार।